नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं विश्वमोहन और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम बताते हैं कि आज के बाजार की पूरी जानकारी, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट रहेंगे हमारे साथ जुड़ते हैं और दर्शक भी जिनके सवाल रहते हैं वो अपने सवाल अपने एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और ये भरोसेमंद सलाह सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर आपको दी जाएगी। लेकिन आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना पड़ेगा और कल की तैयारी के व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ट्विटर पर सवाल भेजने के लिए कल की तैयारी को फॉलो करना पड़ेगा। आपके हर सवाल का जवाब आसान शब्दों में हमारे एक्सपर्ट्स देंगे और बाजार से जुड़े हर उलझनों को सुलझाने की कोशिश भी करेंगे। इसके साथ ही दिए हुए नंबर पर मैसेज या फिर कॉल के जरिए आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। लेकिन चलिए, कल की तैयारी कराने के लिए आज हमारे साथ जयनाम ब्रोकिंग के किरण जानी होंगे, उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले बाजार की चाल देख लेते कि बाजार की चाल किस तरह की रही है। निफ्टी को देखें तो करीब करीब 175 अंकों की रिकवरी हुई है, तब भी निफ्टी करीब 309 अंक गिरकर 23,995 यानी 24,000 के नीचे ही बंद हुआ है। निफ्टी बैंक में भी देखें तो यहाँ भी लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी आई है। उसके बावजूद 458 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में दिखी है और क्लोजिंग भाव है निफ्टी बैंक का 51,215। आज सबसे ज़्यादा अगर गिरावट की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बिकवाली देखी रियलिटी में। ये इंडेक्स निफ्टी रियलिटी 3% तक टूट गया। इसके अलावा ऑयल एंड गैस शेयरों पर भी काफ़ी गिरावट दिखी। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो सरकारी कंपनियां हैं वहां पर भी काफ़ी ज़्यादा बिकवाली दिखी। इसके अलावा निफ्टी 50 की कंपनियां जहां पर गिरावट ज़्यादा थी उसमें ऑटो, हीरो मोटो करीब 4% गिरकर बंद हुए हैं। ग्रासिम में 4% से ज़्यादा की बिकवाली। बजाज ऑटो लगातार गिरावट का रुख है, आज भी 3.5% से ज़्यादा की गिरावट बजाज ऑटो में दिखी। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, बीपीसीएल, आरआईएल, सन फार्मा जैसे शेयर्स से जहां पर बिकवाली काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे भी थे निफ्टी 50 के जहां पर आज थोड़ी खरीदारी भी थी। ऑटो का ही एक शेयर था एमएनएम, जहां पर अच्छी तेजी दिखी, करीब 2.5% के आसपास की तेजी एमएनएम में दिखी। वहीं टेक महिंद्रा में 2% से ज़्यादा की तेजी, सिप्ला, एसवीआई और डॉक्टर रेड्डीज ये कुछ चुनिंदा शेयर थे निफ्टी 50 के जहां पर ठीक ठाक खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली है। चलिए, सबसे पहले किरण जी से इंडेक्स पे व्यू जानते हैं। किरण, आज की गिरावट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या लग रहा है, यूएस इलेक्शन की चिंता, फेड के डिसीजन की चिंता या जियोपॉलिटिकल कंसर्न या वैल्यूएशन? क्या देख रहा है बाजार के जो ट्रेडर और निवेशक है और इस वाली को आप कैसे जज कर रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर आपने जो भी अभी आपने रीजंस बताए, कहीं ना कहीं मार्केट को ये सभी रीजंस या तो ये सभी जो न्यूज आने वाली है वो एक प्राइस दिन थी। दूसरी तरफ हम जो ये करेक्शंस देख रहे हैं रिसेंटली, ये काफी ओवरड्यू था। अगर आप लास्ट 1 साल 1.5 साल की रैली देखोगे तो कंटिन्यूसली स्टॉक मार्केट के अंदर हम वन साइड एक मूवमेंट देख रहे थे। कभी भी मार्केट के अंदर जो करेक्शन आया वो 2 से 3% के आसपास का करेक्शन आया और वो 4 से 5 दिन के ज्यादा रुक भी नहीं पाया। इस बार हम देख रहे हैं कि करीबन ऑलमोस्ट ये अभी आप ऐसा समझ सकते हो कि 1 महीने से करेक्शन चल रहा है। 30 सितंबर को मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था, वहां से लेके अब तक कंटिन्यूसली निफ्टी एक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न यानी कि एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी है। अब कहीं ना कहीं मार्केट में हमें लग रहा है कि जो भी पॉइंट्स आपने बताया, जैसे यूएस इलेक्शन हो गया, फेड की पॉलिसी हो गई या तो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गया, वो कहीं ना कहीं प्राइसिंग हो गया। वी आर नियर बॉटम, तो यहां से हम शॉर्ट सेल की रिकमेंड तो नहीं दे रहे हैं। लास्ट 1 साल की जो रैली है उसके 50% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। तो 23,700-800 इज द वेरी गुड लेवल। आज हमने हमारे क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड भी किया है, तो चांसेस आर वेरी लेस कि हम 23,700 को ब्रेक करें। यहां से हम लॉन्ग करने के लिए देख सकते हैं। रिस्की ट्रेड है बट डेफिनेटली 23,700 की स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें लॉन्ग करना चाहिए। ऊपर में जैसे ये न्यूज फ्लोट आउट हो जाती है उसके बाद वी आर एक्सपेक्टिंग 24,500 के आसपास की एक रिकवरी देख सकते हैं। और निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में हमें काफी प्रॉमिसिंग है। आज हमने देखा काफी सारे पीएसयू बैंक्स वर डूइंग वेरी गुड आल्सो। तो बैंक निफ्टी में भी आप करंट मार्केट प्राइस या कोई भी गिरावट पे लॉन्ग कर सकते हैं एक 50,000 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ। 50,000 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी लॉन्ग करने की सलाह है। और
निफ्टी में इनको लगता है कि 23,700 के नीचे जाता नहीं दिख रहा है जो सपोर्ट है, तो उसी के आसपास आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करके, रिस्की बेट जरूर है क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा कमजोर भी है यूएस इलेक्शन की वजह से। हो सकता है कि जो ये वॉलेटिलिटी है, जो उतार चढ़ाव है, वो ये पूरे हफ्ते जारी रहे क्योंकि कई सारे बड़े इवेंट्स हैं। एक तो यूएस इलेक्शन है जो कल खत्म होगी और शाम के 6 बजे के बाद काउंटिंग भी शुरू होगी, जो 1-2 दिन का वक्त लगेगा पूरी तरह से रिजल्ट्स आने में। उसके अलावा फेड के डिसीजन भी आएंगे और साथ ही चाइना में 8 नवंबर को राहत पैकेज का भी ऐलान होना। तो सारी खबरें बाजार पर काफी ज्यादा असर डालेंगी, तो आप भी सतर्क रहें, बिना स्टॉप लॉस के कोई भी अपनी पोजीशन ना बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपने दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। पहले दर्शक हमारे साथ जीवन राम हैं, उन्होंने टाटा मोटर्स का सवाल भेजा है। 200 शेयर है इनके पास, 850 रुपए पे खरीदा है। अब क्या करना चाहिए, इनका सवाल है। 850 पे खरीदा है, भाव आ चुका है 824 रुपए पे। आज के सत्र में भी करीब करीब 2.25% की गिरावट दिखी है। किरण जी, क्या लग रहा है आपको, संभलेगा टाटा मोटर्स यहां से? क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए इनको? टाटा मोटर की अगर हम बात करें तो काफी वीक हो चुका है काउंटर। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैली देने के बाद हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इसमें भी काफी अच्छे लेवल्स के आसपास आ चुका है। अगर आप इसका डेली चार्ट के ऊपर मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है, तो एक इंटरमीडिएट बाउंस एक्सपेक्टेड है। लेकिन इन्होंने जिस लेवल पे खरीदा है, क्या वहां तक आ सकते हैं? तो उसके चांसेस कम है। एक मेजर सपोर्ट हमें दिख रहा है 800 के आसपास, तो 800 का लेवल ब्रेक करे उसके चांसेस तो कम है, काफी कम है। और अगर 800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो इलेक्शन डे का जो लो था 850 840 के आसपास, वहां तक का एक जंप आ सकता है और वहां पे अगर प्राइस सस्टेन हो गया तो ग्रेजुअली इसमें रिवर्सल देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 800 के स्टॉप लॉस के साथ उनको होल्ड रखना चाहिए। 800 का स्टॉप लॉस लगा ले और इसे होल्ड करे, ये सलाह किरण जी की है। बिना स्टॉप लॉस के इसे कैरी ना करे, ये सलाह दी जा रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले दर्शक की। खुशबू गुप्ता हैं, एनएचपीसी के 240 शेयर्स हैं इनके पास, 92 इनकी बाइंग प्राइस है और करंट भाव है 83 रुपए 30 पैसे का। किरण जी, क्या करना चाहिए? जुलाई के आसपास 115 116 के आसपास का भाव था, वहां से लगातार एक डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है। बीच में छोटे मोटे भले ही रिकवरी छोटी मोटी दिखी होगी, लेकिन उस तरह की तेजी वहां से फिर जुलाई के बाद से नहीं दिखी है। क्या करना चाहिए इनको? अभी भी काफी नुकसान हो रहा है, बने रहे, फायदा है इनको? ओवरऑल अगर एनएचपीसी का चार्ट देखें तो काफी वीक हो चुका है। 200 दिन की मूविंग एवरेज भी ब्रेक कर ली है, लेकिन लास्ट 3-4 दिन में जिस तरह का एक हम अपस्विंग देख रहे हैं, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि उसके 200 दिन की मूविंग एवरेज जो 94 है उसके आसपास आ सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन अगर ऊपर में 90-94 के बीच में इनको मौका मिले तो एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए। ओवरऑल चार्ट काफी वीक हो चुका है, तो एज ऑफ नाउ ये 80 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रख सकते हैं। ऊपर में 90-94 के बीच में एक बार के लिए एग्जिट कर देना चाहिए। ओके, तो ये सलाह एनएचपीसी के लिए आपके लिए आ गई है। अगले दर्शक है आसिफ अंसारी, इन्होंने बजाज ऑटो के 10 शेयर लिए हैं 10,762 रुपए की और 6 महीने का इनका नजरिया है। किरण जी, जिस तरह इनके जो ऑटो नंबर्स आने के बाद से लगातार यहाँ पर बिकवाली दिख रही है, इनका प्रोजेक्शन भी आगे के लिए जो आउटलुक था, गाइडेंस थे, वो रिजल्ट में इन्होंने काफ़ी कमज़ोर दिए थे। और हालांकि बाजार जो एनालिस्ट हैं उन्होंने सबने 8 से 7-8% की ग्रोथ यहाँ पर फेस्टिव सीजन में बता रहे थे और मैनेजमेंट ने खुद कहा कि 3 से 5% की ग्रोथ की उम्मीद ये करते हैं। क्या लग रहा है आगे, क्या और गिरावट लग रही है? एक महीने में करीब 20% की गिरावट बजाज ऑटो में आ चुकी है, और गिरावट आपको दिख रही है? इनको नुकसान हो रहा है, बने रहे? 10,762 की खरीद है। ओवरऑल बजाज ऑटो के चार्ट भी वीक है। 200 डेज मूविंग एवरेज इज द लास्ट सपोर्ट। मेरे हिसाब से इनको स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड रखना चाहिए। ऑटोस के अंदर जिस तरह से रिकवरी जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने देखा था, उसके बाद की जो प्रॉफिट बुकिंग है उसमें हमने खास उतनी कुछ रिकवरी देखने को नहीं मिली। और चाइना के स्टिमुलस पैकेज की वजह से हम देख रहे हैं कि एक इंडिया के अंदर जो ऑटो सेक्टर है वहां पे एक थ्रेट बना हुआ है। तो इसको नजरअंदाज ना करते हुए मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस 9400 का मेंटेन कीजिए। अगर 9400 ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। ओके, तो ये अगर 97 के ऊपर निकलता है तो प्रॉफिट, हालांकि प्रॉफिट तो इनको होगा नहीं सर। 10,762 की खरीद है किरण जी। हाँ, तो एज ऑफ नाउ अगर 9400 ब्रेक नहीं होता है तो मेरे हिसाब से देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक में बाउंस देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 9400 से होल्ड रखिए। अगर वो एग्जिट होता है तो एक बार के लिए लॉस बुक करके निकल जाएगी।
तो चलिए, तो 9400 का स्टॉप लॉस जो सपोर्ट लेवल है वो ध्यान में रखिएगा, ये किरण जी का कहना है। चलिए, अगले दर्शक हमारे साथ रितेश पटेल हैं। कोल इंडिया बाई किया इन्होंने 450 रुपए पे 100 शेयर। हालांकि बाइंग प्राइस के आसपास ही भाव है, 443 रुपए 45 पैसे की क्लोजिंग है आज, लेकिन ये शेयर भी करीब करीब 11% कमजोर हुआ है पिछले एक महीने में। क्या लग रहा है, कोल इंडिया इनके बाइंग के आसपास ही रुकना चाहिए? बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने दिवाली पिक में, लॉन्ग टर्म पिक में कोल इंडिया में निवेश की सलाह दी थी। आप क्या कहेंगे, टेक्निकली कैसा दिख रहा है कोल इंडिया? तो टेक्निकली अगर हम देखें तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर जरूर ट्रेड कर रहा है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन डे के जो लोस थे वो काफी पिवट हाई और पिवट लो है। तो मेरे हिसाब से जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक इनको बने रहना चाहिए। 410 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। अगर 410 का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है तो इमीडिएट लेवल के ऊपर हम देख रहे हैं कि 480 490 तक के लेवल, जहां पे एक मूविंग एवरेज क्लस्टर है, और जैसे ही 480 का लेवल क्रॉस होगा यहाँ पे एक नई रैली भी स्टार्ट हो सकती है। तो एज ऑफ नाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 ही है, बट फिर भी 410 के स्टॉप लॉस के साथ इनको बने रहना चाहिए। ओके, तो 410 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बने रहे, ये सलाह किरण जी के लिए आपको दी जा रही है कोल इंडिया पे। अगले दर्शक हमारे साथ भोला सिंह हैं, यस बैंक। 300 शेयर है इनके पास, 28 रुपए 38 पैसे के भाव पर। क्या करना चाहिए किरण जी इनको? अगर आप देखें जुलाई के हाई से तो ये काफ़ी कमज़ोर हुआ है, करीब करीब 15% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। वहाँ पे 26-27 रुपए के आसपास का भाव था, 20 रुपए 35 पैसे आ गया है। इनको नुकसान हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। क्या करना चाहिए, रुके यस बैंक में? सो यस बैंक का अगर आप मंथली और वीकली चार्ट देखोगे तो ये एक अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही है। लास्ट टाइम इसने 18 और 20 रुपए के आसपास ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद स्टॉक ऊपर में 30 रुपीज तक गया था। वापस हमने देखा है कि लास्ट मंथ 19 रुपए 20 पैसे का ऑलरेडी लो बना दिया है, वहां से एक रिकवरी तो आई है, बट मेरे हिसाब से अभी ये रिकवरी का कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो इनको या तो 18 रुपए के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रुकना चाहिए। अगर 18 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं हुआ तो वापस चांसेस है 30-32 रुपीज आ सकता है। अब 18 रुपए बोलने के लिए बहुत कम स्टॉप लॉस, लेकिन परसेंटेज वाइज 10% का स्टॉप लॉस है। सो एज ऑफ नाउ 18 रुपीज का स्टॉप लॉस बन रहा है। अगर वो उसकी उनकी रिस्क कैपेसिटी है तो मेरे हिसाब से 18 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। ओके, तो 18 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह है यस बैंक में आपके लिए। अगले दर्शक है हमारे साथ आशुतोष है। जोमेटो का शेयर इन्होंने आज ही खरीदा है 244 रुपए में, क्लोजिंग भी उसी आसपास में है 244 रुपए 25 पैसे पे। क्या करना चाहिए? 1000 रुपए शेयर खरीदा है इन्होंने, बने रहने में फायदा है? इस शेयर के साथ बने रहे, क्या मोमेंटम ट्रेड का मौका मिलेगा? आगे कुछ तेजी दिख रही है आपको? मेरे हिसाब से 100% बने रहना चाहिए, क्योंकि स्विगी का आईपीओ जिस तरह से लाइनअप है, देयर आर चांसेस के जोमेटो में एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। साथ ही साथ आप टेक्निकली देखोगे तो 100 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, और आज एक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी हमें देखने को मिली है, और डेली चार्ट के ऊपर एक गैप का सपोर्ट हुई है। तो डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। 230 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 230 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 280 290 तक का एक मोमेंटम ट्रेड इनको मिल सकता है। ओके, तो मोमेंटम ट्रेड आपको यहाँ पे मिलेगा 280 290 का, और अक्टूबर में 280 के ऊपर ये भाव दिखा भी था जोमेटो में, तो बने रहने की सलाह है। किरण जी, आपने स्टॉप लॉस क्या बताया है जोमेटो के लिए? 230 के स्टॉप लॉस के साथ इनको बने। ओके, तो 230 का स्टॉप लॉस आपके खरीद भाव के बेहद पास का स्टॉप लॉस है, फिर आप इसमें बने रहें। अगले दर्शक हमारे साथ मंजीत है। इन्होंने इंजीनियर्स इंडिया का शेयर लिया है 263 रुपए में, भाव अब चल रहा है 193। काफ़ी नुकसान हो रहा है इनको, हालांकि लंबी अवधि के लिए इन्होंने खरीदा हुआ है। क्या करना चाहिए? लंबी अवधि के निवेशक लग रहे हैं मंजीत जी, क्या करे किरण जी? बने रहना चाहिए इनको क्या EIL में? इंजीनियर्स इंडिया की अगर हम बात करें तो एक अच्छे परफॉर्मेंस के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में गया। कंसोलिडेशन के बाद हम देख रहे हैं कि एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब लास्ट एक वीक से जिस तरह का मोमेंटम हम देख रहे हैं, स्टॉक वापस अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लाइक 20 डेज के ऊपर आया है। हाइट ऑफ हायर बटन पैटर्न के अंदर वापस ये स्टॉक रिज्यूम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो यहाँ बन रहा है वो 170 का बन रहा है। अगर 170 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में वापस ये कहीं ना कहीं 240 250 तक के लेवल आ सकते हैं। और वैसे भी इनको अगर लंबी अवधि के लिए रुकना है तो 6 से 8 महीना अगर वो देने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली 250 तक के टारगेट आप देख सकते हो। तो 270 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ओके, 170 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में बने रहे। EIL में 240 250 6 महीने में ये स्टॉक आपको दिखा सकता है, ऐसा किरण जी मानते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ गणेश हैं। बैंक ऑफ इंडिया 120 रुपए पे इन्होंने खरीदा है 250 शेयर, भाव 108 के आसपास है। नुकसान हो रहा है इनको, क्या करना चाहिए किरण जी बैंक ऑफ इंडिया में?
बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंक में जिस तरह से एक अपस्विंग आ रहा है, तो हमारी राय तो यही रहेगी कि इनको बैंक ऑफ इंडिया में होल्ड रखना चाहिए। अब ओवरऑल डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो आज का जो मोमेंटम था, वहां से भी हम रिकवरी देख रहे हैं। तो करीबन मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए 100 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ इंडिया। ऊपर में कहीं ना कहीं अगर ये 3 से 6 महीना देने के लिए तैयार है, तो चांसेस है कि आप 130 135 तक की रैली देख सकते हो। ओके, 130 3 से 6 महीना अगर दे सकते हैं तो 130 135 का भी लक्ष्य यहाँ पर दिख सकता है, किरण जी को लगता है। अगले दर्शक है हमारे साथ कुंदन है, कैस्ट्रॉल इंडिया के 263 के भाव पे इन्होंने 479 शेयर खरीदे हैं। 263 बाइंग प्राइस है, भाव है 384 रुपए के आसपास। क्या लग रहा है आपको, क्या और तेजी दिख रही है यहाँ पर? सो कैस्ट्रोल का अगर हम चार्ट देखें तो मंथली चार्ट के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को हमें मिला था उसके बाद से, लेकिन डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, स्टॉक ने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे उनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड रखना चाहिए 190 का। अगर 190 का लेवल ब्रेक होता है तो चांसेस है यहाँ से और भी ज्यादा गिरावट आ सकती है, तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। ओके, तो ये सलाह आपके लिए है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। हीरो मोटो में आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखी, करीब करीब 4.5% की गिरावट, वायदा में भी 4.5% के आसपास की गिरावट दिखी। क्या लग रहा है हीरो मोटो में क्या करना चाहिए इस गिरावट के बाद, किरण जी? हीरो मोटोकॉर्प की अगर हम बात करें तो डेली चार्ट के ऊपर काफी वीक हो चुका है काउंटर। अब लास्ट सपोर्ट जो हम देख रहे हैं वो 4800 से 4750 का है। अगर ये लेवल भी ब्रेक होता है तो चांसेस है यहाँ पे और गिरावट आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ जो भी दर्शक इसको होल्ड कर रहे हैं 4750 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड रखना चाहिए। अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे गिरावट जारी रहेगी। ओके, तो यहाँ पे गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है, ये चिंता भी यहाँ पे है। इसके अलावा एक और शेयर था MGL, यहाँ पर भी आज गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, 4% के आसपास ये शेयर टूट गया। MGL में क्या लग रहा है, किरण जी? एमजीएल में एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। और जैसे ही स्टॉक ने 1400 का लेवल ब्रेक किया है, देयर आर चांसेस कि हम इसमें और भी गिरावट देख सकते हैं। तो जिनके पास भी वो एक बार के लिए एग्जिट कर ले एंड वेट फॉर सम मोर डीप। जिस तरह के चार्ट देख रहे हो, कहीं ना कहीं 1270 1280 तक यहाँ पे स्टॉक के प्राइस आए वैसा लग रहा है। और ये जो बेरिश पैटर्न है वो तब तक इंटैक्ट है जब तक 1450 का लेवल ऊपर में क्रॉस नहीं होता है। तो अगर 1450 क्रॉस होता है तो ही हमें फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। बाकी जिनके पास है मेरे हिसाब से एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, तो 1450 जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक नई खरीदारी नहीं करने की सलाह यहाँ पर किरण जी की तरफ से है। DLF, ये पूरे ही रियल एस्टेट पैक में आज काफ़ी ज़्यादा दबाव था। DLF में भी करीब 3.5% से ज़्यादा की गिरावट दिखी है। DLF क्या करना चाहिए, किरण जी? डीएलएफ की अगर जो बात करें तो जिस तरह से आज रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर हमने गिरावट देखी है, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जहां पे तेजी दिख रही है एक्सेप्ट मैक्रोटेक डेवलपर। पर्टिकुलरली अगर डीएलएफ की बात करूं तो एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। एक इमीडिएट सपोर्ट जो दिख रहा है वो 770 का है। अगर वो ब्रेक कर दिया तो इलेक्शन डे का जो लो है वहां तक ये स्टॉक जाने की गुंजाइश रख रहा है। तो एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो डेफिनेटली एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 770 का रख के ही होल्ड करे। अदरवाइज मेरे हिसाब से नई खरीदारी के लिए आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ओके, PSU बैंकों की आप बात कर रहे थे। आज कमजोर बाजार में भी कई सारे PSU बैंक्स थे जहां पर खरीदारी देखी, SBI, PNB, यहाँ कुछ पसंद है आपको? हमारे दो चुनिंदा स्टॉक है। एसबीआई ऑलरेडी हमने ये स्टॉक 1:30 बजे के शो में रिकमेंड किया था 810 के आसपास, वहां से 840 ऑलरेडी आ चुका है। फिर भी हमें करंट मार्केट प्राइस से काफी अच्छा लग रहा है। तो एसबीआई आप डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कर सकते हो, कोई भी गिरावट में लॉन्ग कर सकते हो। 800 रुपए का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है यहाँ से स्टॉक और भी अच्छे खासे रिटर्न्स दे सकता है। तो एसबीआई हमारा प्रिफर्ड पिक पहला रहेगा। दूसरा रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की भी सिमिलर चार्ट पैटर्न है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक फॉलिंग चैनल या तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट कह सकते हैं। तो 240 के स्टॉप लॉस के साथ आप बैंक ऑफ बड़ौदा भी होल्ड रख सकते हो या नई खरीदारी कर सकते हो। ऊपर में वापस 290 300 तक की रैली बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा सकता है। ओके, तो 300 तक की रैली बैंक ऑफ बड़ौदा में हो सकती है, लेकिन इसके लिए 240 का SLV लगा लीजिएगा और 800 के स्टॉप लॉस के साथ SBI भी खरीदने की सलाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं VIP यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक की। किरण जी बताइए क्या टॉपिक है आज आपकी VIP सेगमेंट में? वीआईपी सेगमेंट के अंदर हम दो पिक दे रहे हैं, दोनों बाई की तरफ है। पहला जो हमारा ट्रेड रहेगा वो सीमेंट सेक्टर की तरफ है। जिस तरह से सीमेंट के अंदर हम एक तेजी देख रहे हैं, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम आने वाले समय में और भी अच्छी तेजी देख सकते हैं। तो इंडिया सीमेंट हमारा पहला पिक रहेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो पिछले एक महीने से स्टॉक साइडवेज रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है।
अब जिस तरह से लास्ट 3 दिन में हार्ट ऑफ हायर बॉटम पैटर्न बनाया है, तो चांसेस है यहाँ से हम अच्छी खासी एक तेजी देख सकते हैं। तो एक पोजिशनल कॉल रहेगा इंडिया सीमेंट के ऊपर, 360 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 390 के हमारे टारगेट्स रहेंगे, 344 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो इंडिया सीमेंट हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा कॉल हमारा बीईएमएल है। बीईएमएल के भी डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग आज हुआ है। 4000 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 4100 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 3940 ऐसा स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो बीईएमएल एंड इंडिया सीमेंट हमारे दो प्रेफर्ड पिक रहेंगे। तो इंडिया सीमेंट जहां पर 390 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह है, 344 रुपए का ऐसे लगाना है, और बीईएमएल 4100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह। तो इंडिया सीमेंट और बीईएमएल दो टॉपिक आ रही है किरण जी की तरफ से। किरण जी, जाते जाते बता दीजिए जितने भी शेयरों पर आपने राय दी थी, इससे जुड़े हुए कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? तो जो भी स्टॉक तो स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस की उसमें मेरी या मेरी फैमिली का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। डेफिनेटली हमारे क्लाइंट या तो एसोसिएट का हो सकता है। तो जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनको कंसल्ट करके ही इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग करें। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। ओके, शुक्रिया किरण जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को अहम राय दी। चलिए, कल की तैयारी में फिलहाल इतना ही। मुझे और कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।